Hello students, welcome to QK Education. I am Arya Dubey and today in this video session we are going to discuss a chapter 9 of economics, that is money. हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली मनी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चालू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम wherein trade can be carried out throughout the exchange of goods and services is called। तो यहाँ बोला गया ऐसा सिस्टम, एक सिस्टम के बारे में बात करी गई है जहां पे ट्रेड को हम कैरी कर सकते हैं किसके थ्रू, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के। ठीक है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे बोला है कि ऐसा ट्रेड जहां पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू ही ट्रेड को कंडक्ट किया जा रहा है। ओके, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ए बार्टर सिस्टम, बी मॉनेटरी, सी गुड सिस्टम और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ए बार्टर सिस्टम, बिकॉज बार्टर सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जहां पे कोई भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है एंड बिना मनी के ट्रेड को कंडक्ट किया जाता है। राइट, मॉनेटरी सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम जहां पे मनी हो, है ना। तो वर्ड मॉनेटरी जो है इट एक्चुअली मीन्स अबाउट मनी, ऐसा सिस्टम जहां पे मनी एक्चुअली में होता है। गुड सिस्टम, इट इज सेम सिमिलर बार्टर सिस्टम के बारे में बात कर रहा है ना, तो गुड सिस्टम से अच्छा बेटर ऑप्शन हमारे पास ए है, इसलिए इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। Moving on to the next question, Aman, a vegetable seller, exchanged 4 apples with Rahul, a cloth dealer for 1 meter of cloth. This is an example of। ठीक है, तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में समझा कि एक ऐसा ट्रेड सिस्टम जहां पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो हमारे पास एक बार्टर सिस्टम का एग्जांपल भी है इस क्वेश्चन में। जैसे कि हम बोला है कि अमन है जो एक वेजिटेबल सेलर है, उसने 4 एप्पल्स एक्सचेंज करे, मतलब 4 एप्पल्स उसने राहुल को दिए होंगे, किसके बदले में? एक पीस ऑफ क्लोथ के लिए जो कि 1 मीटर का था। राहुल जो कि क्लोथ डीलर था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राहुल जो है वो एक क्लोथ डीलर है और अमन जो है वो एक वेजिटेबल वेंडर है। तो यहाँ पे जो डील हुई है इसको हम डील क्या बोलेंगे? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए बार्टर सिस्टम, बी मॉनेटरी सिस्टम, सी गुड सिस्टम, डी नन ऑफ द अबव। तो अगेन इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए बार्टर सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे जो बात करी गई है वो एक्सचेंज की बात करी गई है और एक्सचेंज जो किया गया है वो कमोडिटी फॉर कमोडिटी करा गया, यानी कि अमन ने एक कमोडिटी दी और उसके बदले में राहुल से दूसरी कमोडिटी ले ली, है ना। आप देखेंगे इस एक्सचेंज में कोई भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्व्स अ प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ओके, तो एक हमारे पास बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम होती है, एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है जो कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड है। इसका मतलब समझना काफी ज्यादा जरूरी होता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड क्या होती है? यानी कि बार्टर सिस्टम में अगर आपको किसी से गुड्स एक्सचेंज करने हैं ना, आप यहाँ मान के चलें बार्टर सिस्टम है और आपके पास कोई मनी नहीं है, ना सामने वाली पार्टी के पास कोई मनी है, आप जो उससे खरीदेंगे यानी कि आप जो भी उससे लेंगे आपको उसके बदले में अपना कोई एक गुड देना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल तभी हो पाता है जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है ना। क्या होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड? बॉन्ड का मतलब हम समझते हैं, बॉन्ड मतलब जो भी हमारे जरूरतें होती है, इच्छाएं होती है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मेरे से कुछ खरीदना होगा तो मतलब आपकी बॉन्ड है, और मुझे अगर आपसे कुछ लेना होगा तो वो मेरी बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड जो है ये डबल होनी चाहिए, यानी कि जब भी हम बार्टर एक्सचेंज कर रहे हो ऐसी बॉन्ड जो है डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, यानी कि जो मुझे चाहिए वो आपके पास है और जो आपको चाहिए वो मेरे पास है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। अब ये होना बहुत जरूरी है एंड प्राइमरीली ये बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है। तो इसलिए यहाँ बोला कि कौन सी फॉलोइंग में से कौन सी चीज है जो इस डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड को सॉल्व करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए गुड्स, बी बैंक, सी मनी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो गुड्स तो कोई हेल्प नहीं करते हैं क्योंकि बिकॉज गुड्स ही ऐसी चीज होती है जो एक्चुअली में प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना। आपको मुझसे अगर राइस लेना हो, मेरे पास राइस है तो मैं आपको राइस दे सकता हूँ, लेकिन बदले में आप मुझे क्या देंगे? बदले में आप फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपके पास शूज हो, है ना, जो कि मेरे को नहीं चाहिए पर फिर भी मुझे लेने पड़ेंगे बिकॉज हमारे पास जो है मनी नहीं है, इसलिए, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉब्लम, आप देख सकते हैं क्या क्रिएट होती है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। तो गुड्स यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, ना ही बैंक्स करते। बैंक्स कैसे करेंगे? जब तक हमारे पास क्या नहीं होगा, जब तक हमारे पास मनी नहीं होगा, है ना। आप देखें मनी पिक्चर में आता है और सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है इसको सॉल्व कर देते हैं, यानी कि मुझे अगर आपसे शूज नहीं चाहिए और तो मैं आपसे मनी ले सकता हूँ, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड रिफर टू द डैश फुलफिलमेंट ऑफ द बॉन्ड ऑफ द बायर एंड सेलर, यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड जो है वो किस चीज को फुलफिल करता है? वो हमारे साइमल्टेनियस बॉन्ड्स को फुलफिल करता है जो कि म्यूचुअल होती है। म्यूचुअल यानी कि जो कॉमन होती है ना, यानी कि अगर बात करूं म्यूचुअल बॉन्ड्स की, है ना, तो मतलब ऐसी बॉन्ड्स जो आपकी भी फुलफिल हो, मेरी फुलफिल हो, सेम हो, है ना, ऑन द सेम ग्राउंड जब हमारी बॉन्ड्स होती है तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल, जो कॉमन ग्राउंड एक शेयर करती है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड जो है वो उसमें यही बोलते हैं कि साइमल्टेनियसली यानी कि जो आपकी नीड्स है वो भी फुलफिल हो और जो वांट्स हो वो भी म्यूचुअल हो।
ओके यहाँ पे बाकी ऑप्शंस दिए सीक्वेंशियल, म्यूचुअल। तो सीक्वेंशियल यहाँ पे नहीं हो सकता, सीक्वेंशियल यानी कि एक के बाद एक है, तो यहाँ पे कि सीक्वेंस के बारे में बात करी नहीं आ रही, इसलिए बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। म्यूचुअल, साइमल्टेनियस, तो ये बस वर्ड को फ्लिप कर दिया गया, पहले साइमल्टेनियस आएगा और फिर बाद में म्यूचुअल आएगा, इसलिए सी भी आपका जो है वो गलत हो जाएगा। और डी है म्यूचुअल सीक्वेंशियल, वापस से सीक्वेंशियल यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ओन्स अ कैमल दैट ही वांट्स टू ट्रेड फॉर अ गोट। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि ए है, एक पर्सन है ए जो एक कैमल ओन करता है और उसको ट्रेड करना है एक गोट के लिए, है ना। उसको चाहिए क्या, एक गोट चाहिए अपने कैमल को, कैमल के बदले में। हाउएवर देयर आर नो सेलर्स ऑफ गोट इन द मार्केट, है ना। पर क्या है कि उसको गोट चाहिए लेकिन पूरे मार्केट में कोई भी गोट का कोई सेलर नहीं है। तो ये किस चीज का एक एग्जांपल हो जाएगा, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, एग्जिस्टेंस ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, साइमल्टेनियस कोइंसिडेंस ऑफ वांट या फिर सीक्वेंशियल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, बिकॉज यहाँ पे ए के पास कैमल तो है पर कोई सेलर नहीं है उसके पास, है ना। यानी कि जो उसकी वांट है उसको फुलफिल करने के लिए कोई दूसरी पार्टी या दूसरे व्यक्ति अवेलेबल नहीं है जो उसको गोट दे दे और कैमल ले ले, है ना। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, डबल, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। वहीं पे बी जो है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो यहाँ पे आप देखें बी जो है वो गलत रहेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एग्जिस्ट नहीं करे ना। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट तब एग्जिस्ट करती जब अपना जो कैमल है उसको एक्सचेंज करने के लिए कोई जाता मार्केट में और कोई उसे मिल जाता जो उसे कैमल लेके उसको गोट दे दे, है ना। तो तब हम बोलते हैं कि हाँ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली साइमल्टेनियस कोइंसिडेंस ऑफ वांट भी नहीं है, ना ही सीक्वेंशियल है ना, है ही नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे ए करेक्ट ऑप्शन जो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ मनी, इनमें से कौन सा मनी का फंक्शन है। पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो यस ये मनी का फंक्शन है। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्ट करता है ना। आप मनी के बदले आप मनी देते हैं और उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद लेते हैं, तो मनी यहाँ पे क्या बन गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। स्टोर ऑफ वैल्यू, तो यस मनी पे आप मनी के थ्रू जो है एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मनी हमें अपनी जो वैल्यूएबल चीजें हैं, जो प्रॉपर्टी है उसको आप स्टोर कर सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि मनी को हम तोलने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ना। मनी से हम चीजों को मेजर करते हैं, उनकी क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, हम मनी के थ्रू पता लगा सकते हैं। तो ए, बी और सी तीनों इसके जो है करेक्ट आंसर रहेंगे, इसलिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो जनरली एक्सेप्ट कर ली जाती है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह। ओके, मनी, गुड्स, सर्विसेज, नॉन ऑफ द अबव। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो यूजुअली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है एक्सेप्ट नहीं करी जाती है ना। हर किसी को गुड्स एंड सर्विसेज बदले में नहीं चाहिए होती, बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज लोग वही चाहेंगे जो उनकी जरूरत की हो, जो उनके काम की हो, है ना। इसलिए यहाँ पे मनी जो है वो भी यूजुअली यूनिवर्सल एक्सेप्टेड एक एंटिटी है, उसको सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनी कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विच असिस्ट इन कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। मनी इनमें से कौन सा चीज को कंटेन करता है जिससे सारे के सारे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं। कॉइन्स, करेंसी नोट्स, चेक्स। तो जो मनी है उसके अंदर ये तीनों चीजें आती हैं, कॉइन्स, करेंसी, चेक्स, ये सब के सब जो है एक मनी का पार्ट है ना। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मनी सप्लाई इज विच कंसेप्ट, मनी सप्लाई कौन सा कंसेप्ट है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, स्टॉक, फ्लो, मॉनेटरी, डी, नन ऑफ द अबव। तो मॉनेटरी तो एक बहुत जनरलाइज्ड वर्ड हो गया है ना। मॉनेटरी का मतलब ही क्या होता है कि जो मनी के टर्म्स में है ना। तो मनी सप्लाई मॉनेटरी कंसेप्ट इतना वहां पे ये रिलेटेबल नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। दो ऑप्शन बचता है, वो स्टॉक और फ्लो। तो स्टॉक और फ्लो का मतलब क्या होता है, स्टॉक मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, और फ्लो जिसको हम एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान मेजर करते हैं। तो पूछा गया मनी सप्लाई इन दोनों में से कौन सा होगा। तो मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई होता है टोटल वैल्यू ऑफ मनी, टोटल वैल्यू ऑफ मनी एंड द सर्कुलेशन ऑफ एन इकोनॉमी, है ना। तो ये जो मनी सप्लाई होता है इसको हम यूजुअली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, इसलिए मनी सप्लाई आपका एक स्टॉक कंसेप्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मनी रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, है ना। इनमें से कौन सा फंक्शन ऑफ मनी है जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम को खत्म कर देता है ना। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम यानी कि वही हमने देखा कि लैक ऑफ म्यूचुअल नीड्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा वो रहेगा बी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्ट करता है, यानी कि हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं और हर समय हम मनी को पे कर सकते हैं। हर जो
सिचुएशन में जो है मनी एक्सेप्ट कर लिया जाता है ना। वेयरएज यहाँ पे मेजर ऑफ वैल्यू जो है वो यहाँ बताता है कि मनी जो है उससे हम चीजों को मेजर कर सकते हैं, राइट। कि अगर हमने कोई शूज खरीदने हो तो हम देखते हैं कि उसका प्राइस क्या है, प्राइस देखेंगे वो मॉनेटरी टर्म्स में आता है, एक नंबर के थ्रू आता है, और हमें उससे पता चलता है कि हाँ इसकी इतनी वैल्यू इतनी वर्थ है। आप कोई भी कमोडिटी खरीदें, आप जाके राइस खरीदना चाहें या फिर कोई आप केक खरीदें, तो आप देखें उसका प्राइस टैग देखते हैं हम, और उससे हम पता लगाते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है। तो ये इसमें हमें कौन फैसिलिटेट करता है, ये मनी। तो इसलिए मनी का एक फंक्शन है मेजर वैल्यू, बट वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं करता है। सेम गोज फॉर स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि मनी में आप वेल्थ को स्टोर कर सकते हैं, आपकी जो भी वेल्थ है, आपकी जो भी सेविंग्स है, आप उसको मनी के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। बट यहाँ पे स्टिल वो आपस से जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की प्रॉब्लम है उसको भी ये सॉल्व नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका जो रहेगा बी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Moving on to the next question, which function considers the value of money in 1 unit? इनमें से कौन सा फंक्शन जो है मनी की वैल्यू को एक यूनिट में कंसिडर करता है? ए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बी, मेजर ऑफ वैल्यू, सी, स्टोर ऑफ वैल्यू, या डी, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, है ना। तो वैल्यू ऑफ मनी को एक यूनिट में, जैसे कि अगर हम बोलें कि इंडिया में क्या चलता है, इंडिया में चलता है आपका INR यानी कि इंडियन रुपीस, है ना। और हमारे अगर बोले कि इंडियन रुपीस की एक यूनिट, तो एक यूनिट कितनी होती है, हम उसको बोलते हैं 1 रुपीज, राइट। तो 1 रुपीज हम इसको बोलते हैं क्या, ये मनी की एक सिंगल यूनिट हो गई। कंट्री टू कंट्री जो करेंसी है वो डिफर करती है, कंट्री टू कंट्री जो है करेंसी वो डिफर करती है, किसी कहीं पे डॉलर चलता है, कहीं पे यूरो चलता है, कहीं पाउंड चलता है। पर यहीं कहीं ना कहीं आप देखें जो ये फंक्शन है, पूछा है कौन सा फंक्शन जो है इस चीज को डिफाइन करता है जहां पे मनी को हम एक सिंगल यूनिट में मेजर करते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, फिर स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। तो सर करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, मेजर ऑफ वैल्यू, राइट। मेजर ऑफ वैल्यू आप देखें यहाँ पे हम किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं तो एक मॉनेटरी टर्म्स में उसको मेजर कर रहे हैं, और ये फंक्शन उसी को इंडिकेट करता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड को सॉल्व करता है जो प्रॉब्लम होती है। स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि जब आप वेल्थ को स्टोर करते हैं, जहाँ पे किसी भी बात में कहीं पे भी स्टोर करने की जो बात है वो नहीं करी गई है। और डी, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स, यानी कि जो डिफर्ड पेमेंट्स है, डिफर्ड पेमेंट्स कौन सी पेमेंट्स होती हैं, जो हमें फ्यूचर में करनी होती है, जो अपकमिंग नियर फ्यूचर में जो भी हमें ट्रांजेक्शंस करने होते हैं, हम उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है विच फंक्शन अलाउज द पेमेंट टू बी डिलेड टिल फ्यूचर डेट। ऐसे कौन सा फंक्शन है जो मनी के पेमेंट को डिले करता है टिल फ्यूचर डेट। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जो लास्ट उसमें फंक्शन था स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, इसका क्या मतलब होता है, जो फ्यूचर पेमेंट्स करनी होती है मनी के थ्रू वो इस चीज को डिफाइन करता है ना। तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि जब भी हमें कोई फ्यूचर पेमेंट करनी होती है तो हम मनी के थ्रू कर सकते हैं, बिकॉज आप गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू इन अ बार्टर एक्सचेंज इकोनॉमी आप ये चीज नहीं कर सकते, बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, लेकिन मनी की जो है वो इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है ना। आज से आप जाके 3 महीने बाद भी कोई डील में अगर एग्रीमेंट में आते हैं तो आप मनी के थ्रू उस चीज को पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई। इनमें से कौन सा एक मेजर नहीं है मनी सप्लाई का। ओके, तो 4 मेजर्स होते हैं मनी सप्लाई के, M1, M2, M3 और M4, राइट। ये 4 मेजर्स होते हैं एंड यूजुअली लिक्विडिटी के बेसिस पे होता है, यानी कि M1 जो होता है वो सबसे ज्यादा लिक्विड होता है और M4 जो होता है वो सबसे ज्यादा लीस्ट लिक्विड होता है। अब इसमें से आप देख सकते हैं कि हमें ऑप्शन दिए A, B, C एंड D। तो इसमें जो नहीं है वो आपका क्लियरली आपको पता है B, M0, ऐसा कोई सा भी M0 करके मेजर ऑफ मनी सप्लाई नहीं होता, बाकी M1, M2 और M4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मनी एक्ट एज अ कॉमन डिनोमिनेशन टू एक्सप्रेस द एक्सचेंज रेशियो ऑफ गुड्स। दिस हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मनी। यानी मनी का हम इस्तेमाल करते हैं यूजुअली ऐसे डिनोमिनेशंस में जिससे कि हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो है उसका एक रेशियो डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि हम मनी का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज की वैल्यू है वर्थ डिसाइड करने के लिए, है ना। आप कोई भी सामान खरीदने आते हैं, आप कोई फोन खरीदने आते हैं तो आप देखते हैं कि कितने रुपए का है ना। आप मनी में उस चीज को क्या करते हैं, तोलते हैं, है ना, मेजर करते हैं। तो यहाँ बोला गया कि कौन सा ये फंक्शन जो है किस फंक्शन के द्वारा मनी में हमें फैसिलिटेट करता है। ए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बी, मेजर ऑफ वैल्यू, सी, स्टोर ऑफ वैल्यू या फिर डी, स्टैंडर्ड मेजर। तो मनी को जो होता है स्टैंडर्ड मेजर, डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, बिकॉज आप देखें मनी हर जगह इक्वली इस हिसाब से चलता है ना। आप देखें यहाँ पे अगर आप एक सिटी में है तो यहाँ पे जो इंडियन रुपीज का दाम है जिस चीज में आप कमोडिटी खरीद रहे हैं वो दूसरी सिटी में भी सेम रहता है। आप देखें मनी जो है वो यूनिवर्सल रहता है, इसलिए वो एक स्टैंडर्ड मेजर के एज अ फंक्शन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर ट्रू अबाउट द मनी सप्लाई। इसमें से कौन सा एस्पेक्ट जो है मनी सप्लाई के बारे में ट्रू है? पहला, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी जो है वो पब्लिक ने हेल्ड करके रखा है, ठीक है, ये सही है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सच मनी इज हेल्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये मनी जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हेल्ड किया जाता है। सी, द मनी इज हेल्ड इन एन इकोनॉमी, द मनी जो है वो एक इकोनॉमी में हेल्ड किया जाता है। और डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आप देखें जो सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए रहेगा, बिकॉज बी और सी जो है वो उतने स्पेसिफिकली किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि ए जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएटली इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है। इट इज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे समझ में आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो मैंने इसी फॉर्मेट में बाकी वीडियोस, बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है इस चैनल पर, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एंड डाउनलोड द फ्यूके एजुकेशन ऐप टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।